आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव में हमें क्या करना है, दो आवेश लेने हैं जिनका मान बराबर होना चाहिए, अर्थात उनका परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण का अर्थ वैल्यू से होता है। मैंने ये एक आवेश ले लिया जिसका मान कितना है, Q है। एक दूसरा आवेश ले लिया जिसका मान भी क्या है, Q है। दोनों समान परिमाण के आवेश हो गए। परिमाण क्या हुआ, दोनों का समान। लेकिन दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, अर्थात एक ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक होना चाहिए, यानी ये ऋण आवेश है तो ये धन होना चाहिए। तीसरी बात, इनके मध्य में जो दूरी है, इनके मध्य में ये वाली जो दूरी है ये अल्प दूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए। इसी पूरे ये जो पूरा अपना निकाय है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को, दो आवेशों का एक सिस्टम है, एक निकाय है अपने पास। इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी हम बात करेंगे साफ साफ क्लियर, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के इस समूह को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये थी सीधी सीधी बात हमारी परिभाषा की विद्युत द्विध्रुव की। तो हम ये बात लिख देते हैं सीधा सीधा। तो ये हुआ विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। फिर अपन बात करते हैं, हमारे यहाँ पे ये जो आवेशों के बीच की दूरी है ये होती तो बहुत ही अल्प है, लेकिन इस दूरी को हम व्यक्त करेंगे तो ये दूरी 2a से लिखते हैं। इस दूरी को व्यक्त करने के लिए ये दूरी किससे व्यक्त करी हमने, 2a से व्यक्त कर दी। यानी ये हमारी द्विध्रुव की जो अल्प दूरी होती है उसको हम क्या किससे व्यक्त करते हैं, 2a से। और यहाँ हम लिख देते हैं कि ये 2a क्या होता है, अल्प दूरी होती है। ये हम अलग से लिख देते हैं। तो ये बात हुई विद्युत द्विध्रुव की। अब अपन बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखिए, हम कोई भी द्विध्रुव लेते हैं, जैसे हमने ये द्विध्रुव ले लिया। इस द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, दो। दोनों में से किसी भी एक आवेश का हमें क्या लेना है, परिमाण लेना है। दो आवेश होते हैं द्विध्रुव में, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक। तो हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। यानी चाहे तो इसका ले लो चाहे इसका ले लो, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। तो परिमाण क्या हुआ, Q हुआ। फिर उस परिमाण को क्या करो, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से गुणा कर दो। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा करते ही क्या आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो देखिए, इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं। ये बात थी द्विध्रुव आघूर्ण की। कोई भी द्विध्रुव होता है, उनमें से हम किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं। तो एक आवेश का परिमाण क्या हो गया, देखिए Q हो गया। एक आवेश का परिमाण लेना है, उस परिमाण को किससे गुणा करना है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से। तो दोनों आवेशों के मध्य कितनी दूरी है, 2a है।
तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 2a से गुणा कर दिया जाएगा। ये दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ P बराबर Q इंटू 2a। ये किसका फॉर्मूला हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। फिर ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे यहाँ मात्रक और विमा की। तो मात्रक तो यहाँ से ही निकालोगे। देखो ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये 2a क्या है, दूरी है, आवेशों के मध्य की दूरी। तो ये कूलाम और ये मीटर। तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक लिख रहा हूँ मैं। क्या हुआ, यहाँ से आवेश गुणा दूरी है, तो आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम, और दूरी का मात्रक हुआ मीटर। तो ये कूलाम इंटू मीटर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ विमा की। किसकी बात करते हैं, विमा की बात करेंगे। तो आप बताइए, आवेश की विमा Q बराबर IT वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। 10th क्लास में विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा था, I बराबर Q बटा T। ये इधर आ जाएगा तो Q बराबर क्या होगा, IT। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, आवेश की विमा निकालेंगे। आवेश की विमा होती है A1 और T1। फिर ये क्या है, ये दूरी है, तो दूरी की विमा क्या हो जाएगी, L1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो M इसमें नहीं है इसलिए M0। L कितनी बार, एक बार, T कितनी बार, एक बार, और A कितनी बार आया, एक बार। ये क्या हो गई, विमा हो गई। अब अपन बात करनी है कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है अपना, ये एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होती होगी। तो इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा ऋण आवेश से धन की तरफ। मैं ये देखो दोनों को मिला देता हूँ, ये इधर होती है किसकी दिशा, P की दिशा। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा हमेशा ऋण वाले आवेश से धन वाले आवेश की तरफ होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ये बात थी दिशा की। लेकिन हम बात करेंगे ये वाला जो सूत्र है इसको हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, तो इधर P को क्या बना देंगे, सदिश बना देंगे। देखो P की दिशा किधर है, इधर है, और जो 2a दूरी है वो ये है, ये दूरी क्या है, 2a है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, 2a होती है। तो इस 2a को हम क्या बना देंगे, सदिश बना देंगे। इस 2a पर क्या लगा देंगे, ये देखो 2a जो दूरी थी इसके क्या बना दिया हमने, सदिश बना दिया। 2a पर क्या लगा दिया, तीर लगा दिया। अब बोलो 2a दूरी की दिशा किधर है, इधर है, और P की दिशा भी इधर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q और ये 2a को क्या बना देंगे, सदिश बना देंगे। P की दिशा और 2a की दिशा, दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, समान। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। तो बहुत बार ये पूछा जा सकता है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विमा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अब अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमने ये वाली जो दूरी ली है ये 2a क्यों ली। बात ये आई कि हमें ये दूरी 2a क्यों ली। तो आगे जाके हमें क्या करना होगा, द्विध्रुव का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। द्विध्रुव का क्या निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखो ये -q और ये +q। आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, द्विध्रुव जो होता है उसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा।
ज़रूरत पड़ेगी तब मैं समझा दूंगा कि सेंटर पॉइंट क्यों निकालते हैं। तो इनका बीच का बिंदु ये निकालना पड़ता है सेंटर O। इस द्विध्रुव का क्या निकालना पड़ता है, केंद्र निकालना पड़ता है। तो केंद्र निकालते हैं तो ये वाली दूरी कितने भागों में बंट जाती है, 2 भागों में। तो ये भी क्या हो जाएगी, A और ये भी A। तो इस दूरी को 2 भागों में बांटना आसान रहता है, इसीलिए हमने इसको 2A से लिखा है। अब अपन बात करते हैं, देखो द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये इधर भी और इधर भी। ये जो रेखा है ये द्विध्रुव की क्या हो जाती है, अक्षीय रेखा होती है। ये द्विध्रुव की क्या हो जाती है, अक्षीय रेखा। दोनों आवेशों को मिलाते हुए खींची गई रेखा। द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, 2, एक धन और एक ऋण। तो उन दोनों आवेशों से होते हुए अगर कोई रेखा खींची जाए तो उसको द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। अब अपन बात करें, ये अक्षीय है, ये मैं हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, द्विध्रुव के बीच के बिंदु पर रेखा खींचनी है हमें। और क्या खींचनी है, अक्ष वाली रेखा के लंबवत खींचनी है। यानी ये अक्षीय रेखा है, इसके तो क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ये जो रेखा है ये देखिए अक्षीय रेखा या द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को कौन मिला रहा है, देखो ये मिला रहा है। या अक्षीय रेखा बोलें तो अक्षीय रेखा भी क्या है, यही है। तो द्विध्रुव की अक्ष के तो क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए और मध्य बिंदु से गुजरनी चाहिए। इस रेखा को द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरती है और द्विध्रुव की अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है, उसको निरक्षीय रेखा बोला जाता है। और द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा अक्षीय रेखा होती है। तो अगले टॉपिकों में हमें ये अक्षीय निरक्षीय दोनों रेखाएं ज़रूरत पड़ेगी, क्या होती हैं। ये ज़्यादा यहाँ तक ही था, अपना द्विध्रुव आघूर्ण तो यहीं ख़त्म हो जाता है। ये जो मैंने बताया है ये आगे काम में आने वाला